स्टार्ट कीजिए। ये लास्ट क्लास का रिकैप मैंने दिया। लास्ट क्लास में हमने ये किया था और यहाँ मैंने अभी बताया आपको व्हेन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, ऐसे लिखो बेटे, ऐसे आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर आर कोलिनियर, देन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। इसी का नोटबुक निकालो बेटे, क्या सोच रही है? मोमेंटम इज जीरो। अच्छा, कौन ये बताएगा इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल में इसकी डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो एल वेक्टर इज सच दैट, लिखो सेकंड पॉइंट में लिखिए, एल वेक्टर इज सच दैट, एल वेक्टर इज सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू, it is perpendicular to, L vector is such that it is perpendicular to R vector and V vector, R vector and V vector। सही है। अच्छा, किस किस को याद है मैंने टॉर्क में क्वेश्चन कराया था, अब अपनी नोटबुक में भी देख सकते हो। उसमें हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका और हमने पूछा जब ये टॉप पे पहुंच गया तब टॉर्क बताओ, और जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तब बताओ। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए मैंने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे। डन, पीछे बैठ जा। इसमें बेटा हमने 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। सपोज दिस पॉइंट इज ओ। मैंने आपसे दो सवाल पूछे, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ when ball reaches maximum height। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तब बताना है, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तब बताना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो ये अभी चैप्टर शुरू हुआ है ये टोटली उसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, टॉर्क को। वैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये। सेकंड, एल ओ मीन्स, देखो इधर, एल ओ मीन्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखिए इधर बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली हमारे को प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले तो लगाने पड़ेंगे ही, है ना। ये देखो, सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ो, इधर क्या टूटेगा और इधर क्या टूटेगा बताना। 50 के कंपोनेंट क्या टूटते हैं? 40 और 30। इधर क्या टूटेगा? 40 और इधर क्या टूटेगा? 30। दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। क्या ये वाई कंपोनेंट है? और ये एक्स कंपोनेंट है। प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ते थे? एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब जब ये यहां जाएगा तो इसकी स्पीड यहां भी कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहां जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कुछ ऐसे होगी, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो कितना होगा? 40। और ये कितना होगा? ये 30। क्या पढ़ा था हमने? जितने से फेंकते हैं उतने से ही नीचे आती है। ये 50 से फेंकी, 50 से नीचे आई, कंपोनेंट तोड़े 40, वहां ऊपर 30 था, यहाँ नीचे 30। सारी चीजें बना ली। क्यों? मुझे क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला देखो, इन पे ध्यान होना चाहिए आपका। आर वेक्टर किधर बनाते हैं बताओ जल्दी। देखो तुम्हारी वेलोसिटी कहाँ है? ये रही। अगर मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी देखनी है इस पॉइंट की, तो क्या होगी बताना? इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर दूरी। क्या तुम एच मैक्सिमम निकाल सकते हो इसकी? कैसे होती है एच मैक्सिमम? जल्दी बताओ। हाँ जी, एच मैक्सिमम यू वाई स्क्वायर बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है। यू वाई कितना है? यू वाई कितना है? तो 30 इंटू 30 बाय में 2 इंटू 10, 3 कितना आ गया? ये 45। इसका मतलब ये एच मैक्सिमम कितनी है? 45 मीटर। अच्छा, इसमें बताओ
ये वाली वेलोसिटी मेरे काम की है कि ये वाली? याद करो मैंने क्या क्या कहा था, जहां बॉडी है वहां पे आर वेक्टर का हेड बनाना है। ये देखो पॉइंट ये रहा, मास ये रहा, तो आर वेक्टर का हेड ऐसे बन गया। तो बोलो इस आर वेक्टर के पैरेलल है ना ये, तो अभी लाइन लिखवाई, आर वेक्टर और वी वेक्टर में कितना एंगल हो, 0। ये तो 0 हो गया, ये भी उधर ये भी उधर, लेकिन ये कितना हो गया, 90। इसका मतलब ये कंपोनेंट तो कभी भी इसको घुमा नहीं सकता, तो इसका कोई काम नहीं है। इसका काम है क्या, इसके लिए रेंज चाहिए, तो रेंज कैसे निकलेगी, 2ux ui बाई जी। कितना है, 2 इंटू यू एक्स कितना है 40, ui कितना है 30 बाय 10। ओके, कितना आ गया, 3 2 जा 6, 240 मीटर आ गया। मल्टीप्लाई कर दोगे, करो जल्दी फटाफट आंसर बताओ। 2 kg है ये, जल्दी से दोनों आंसर बताओ मुझे। जी, इसमें और इस पॉइंट में परपेंडिकुलर दूरी देखो क्या है, क्या नजर आ रही है तुम्हारे को, 45। कितनी नजर आ रही है, तो देखो सबसे पहले वाले सवाल में अगर मैं एल ओ निकालूं, फॉर्मूला क्या लगाना है, एम वी आर। बोलो एम कितना, एम वी आर परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, बोलो एम कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितनी है 40, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आप समझ पाए परपेंडिकुलर दूरी कौन सी ली है मैंने। ये देखो ये पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ है, इनके बीच में परपेंडिकुलर दूरी देखो, इसकी लाइन खींच लो, इसकी लाइन खींच लो, यही तो परपेंडिकुलर दूरी होगी, तो ये आ गई 45। सोल्व करके आंसर आ गया। लास्ट में बताना, सेकंड वाले में डायरेक्शन पूछूंगा मैं भी आपसे इसकी, बताओ जल्दी। एम वही 2, एम कितना है 2 kg, वेलोसिटी कौन सी ली है, ये कि ये 30 वाली, तो इंटू 30, कितनी दूर है यहां से, कितनी दूर है 240, तो दैट इज इंटू 240, ये आ गया। चलो डायरेक्शन देखते हैं, इधर देखो सारे, आर वेक्टर है ना ये, आर वेक्टर उधर जा रहा है, वेलोसिटी कौन सी ली है ये, तो आर से वी की तरफ इनवर्ड, आर से वी की तरफ इनवर्ड आ गया, ये इनवर्ड आ गया। इसका बताना बेटे, इसका कैसे लोगे, अगर मैं इसका आर वेक्टर बनाने लग जाऊं इसका, तो कैसे देखा हमने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखा, तो आप इसको ही ले लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर इन दोनों को मिला दो। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा था, जहां से जिसके अबाउट मोमेंटम निकालना है वहां से स्टार्ट करो, और जहां पे मास है उधर ले जाओ, वहां हेड बनाओ, हेड को आगे एक्सटेंड किया, बोलो ये क्या आया, इनवर्ट। बात समझ में आ गई, तो दैट इज इनवर्ट। आपको लगाना आ रहा है ये, राइट हैंड थंब रूल। आर वेक्टर है ये, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस किया हमने, पैरेलल शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आर वेक्टर यहां तक है, आप इसको आगे भी बढ़ा के सोच सकते हैं। लिखिए भाई जल्दी फटाफट। बेटा ये 2 kg की बोला, आवाज नहीं आए भाई, लास्ट, यहां से हमने इसको रिलीज किया, ये कहीं यहाँ इस सरफेस पे आके बाउंस कर रही है, और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो, दैट इज ए पॉइंट। ये हमने इस रास्ते से देखा कि इसकी वेलोसिटी इस पाथ पे है ना, तो ये नीचे आ रहा है, रिलीज किया हमने, और आफ्टर 2 सेकेंड इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। आफ्टर 2 सेकेंड, ये लिख लो, ये मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि 2 सेकेंड के बाद इसने पूछा क्या है, एल ए पूछा है इसने, मास है 2 kg का, और ये यहां से 2 मीटर की दूरी पे है, ये 2 मीटर, ये वाला जो रास्ता है वेलोसिटी वाला, ये 2 मीटर की दूरी पे है। एल ए बताइए, या फिर ऐसे लिखिए, आफ्टर 2 सेकेंड इट कम्स डाउन बाय 50 मीटर, ये दिया आप लोगों को, 50 मीटर नीचे आ गई है 2 सेकेंड में। इसका मतलब देखो इसमें क्या मिसिंग है बेटे, आपसे पूछा क्या, एंगुलर मोमेंटम पूछा है,
इसके फॉर्मूले में एम वी आर होता है। एम तुम्हारे पास है, आर भी हम देख लेंगे। देखो वी 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 वाली लाइन ये रही और पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी तो ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास वेलोसिटी हमारे को इस वाले फैक्टर से निकालनी पड़ेगी। निकालो जल्दी फटाफट। तो एल निकालो यहां से, एल ए अगर हम निकालें, स्टार्ट करना भाई। एल ए, एम कितना है बेटे 2 kg, वेलोसिटी कितनी आई, अरे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो, इसमें u 0 है, a को g ले लिया माइनस जी, t 2 सेकेंड है, v आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू वी कितना आया 20, r कितना है 2, यानी कि ये 80 आ गया कि नहीं आ गया? कोई मुझे डायरेक्शन बता देगा? देखो कैसे करते हैं। वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी नीचे है ना इस लाइन पे। मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी जहां पर है उधर आर वेक्टर का हेड बनाना है। ये लो, ये पॉइंट ये रहा, इसका आर वेक्टर का हेड ये बन गया। बोलो आर किधर गया उधर, तो आर क्रॉस वी इनवर्ड, सो दैट इज इनवर्ड आंसर। बोलो मत यार, क्या बेटे? नहीं नहीं बेटे, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है ना। ये देख, जब ये नीचे रिलीज होगा, अरे सुनिए इधर, इसमें डायरेक्टली आपने आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है तभी तो ये इक्वेशंस आई। जो आप फॉर्मूले बोल रहे हो वो सिंपल वाले फॉर्मूले जहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, और जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, यहाँ कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए की वैल्यू जो हम जी ले रहे थे वो कांस्टेंट है, और तभी हमने इक्वेशंस लगाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हर चीज का रीजन है क्यों लगा रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो डायरेक्टली कर देते, यहां से टाइम और डिस्टेंस दे रखा, स्पीड आ जाती। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन में ना दो स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट लिखो एल ए कहां से आर, आर कहाँ है, वी कहाँ है, फिर तो ऐसे कैसे घुमा देगा, यूं कैसे घुमाएगा, आर तो ये रहा, आर वी कहाँ है इनवर्ड। लिखो एल ए, एल ए सबस्क्रिप्ट में लिखना, एल ए रिमेन्स कांस्टेंट। बेटे बहुत आवाज आ रही है। एल ए रिमेन्स कांस्टेंट फर्स्ट। सेकंड, टाउ ए रिमेन्स कांस्टेंट, टाउ टाउ ए रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रू या फॉल्स बताना है, बताओ, ट्रू या फॉल्स बताना है, सोचो। बेटे अगर मैं इसी डायग्राम को बनाऊं, मैंने टॉर्क निकाला था, टॉर्क इसने कहा है कि एक बॉल जो 2 kg की थी, अगर मैंने इसको यहां से रिलीज किया तो ये यहां आके टकरा रही है, पॉइंट यहां है। अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालूं तो नीचे क्या लग रही है, ये जो mg यहां लगी, ये नीचे आया आया आया, ये यहां भी चला गया तो भी mg ही लग रही है, लग रही है ना। तो इसका मतलब f चेंज, और जो r है वो तो यही है सेम, कितना कितना मीटर, ये यहाँ आया तब भी mg है, ये यहाँ आया तब भी mg है। इसका मतलब टॉर्क जो है अबाउट a वो कांस्टेंट है या नहीं, तो दूसरी स्टेटमेंट तो ट्रू है। टाउ ए रिमेन्स, आगे लिख लो इसके आगे ट्रू, ये ट्रू है। अच्छा जहां तक इसकी बात आती है एल ए की, सोचो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर। तो इसने बोला था कि जब ये 2 सेकंड के बाद 50 मीटर नीचे आ गई तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, देखा हमने। पर एक बात बताओ, जब कोई बॉल नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है कि नहीं, बढ़ती है ना, तो इंक्रीजेस। तो एल का फॉर्मूला क्या है, एम वी आर, इफ वी इंक्रीजेस देन एल इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। और उसके आगे लिखना कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए व्हेन बॉडी इज रिलीज्ड देन इट ऑलवेज इंक्रीजेस, फॉल्स है। उसके आगे लिख लेना ब्रैकेट में ऑलवेज इंक्रीजेस। आया समझ में? ठीक है। अच्छा मान लो, एक नोट बना के लिखना, मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं, ये बॉल आई और मान लीजिए यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, ई की वैल्यू 1 होती है। ये कह रहा है, नोट डालिए, नोट डालिए, इफ
if there is if there is if there is इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ब्रैकेट में लिख लेना ई की वैल्यू 1, देन कमेंट अबाउट एल ए, देन कमेंट अबाउट एल ए, जैसे अभी बताया ना आपने कि एल ए कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, बढ़ता जाएगा, कि अगर ये बाउंस करके वापस चली जाती तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता, फर्स्ट इंक्रीजेस, लिखो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। आ रहा है ना समझ में? अगर वो परफेक्टली इलास्टिक होता तो बेटे उतनी स्पीड से वो वापस जाती है ना, कितने से जाती है बॉल टप्पा खा के, पता है? ये देखो बॉल अगर वी नॉट से आई और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है ई, तो ये जाएगी कितने से, ई वी नॉट से। अभी ई की वैल्यू कितनी है, तो वापस उसी स्पीड से चलेगी। बात समझ में आई? देखो अब पहले स्पीड बढ़ रही थी, अब ऊपर जाता जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो इसकी स्पीड घटेगी, तो तब क्या होगा, डिक्रीज। तो पहले एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो ए सर्कुलर डिस्क, ए सर्कुलर डिस्क, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। ए सर्कुलर डिस्क, ए सर्कुलर डिस्क विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, a circular disk with moment of inertia I rotates with omega, rotates with omega if the orientation of the disk is changed, if the orientation of the disk is changed as shown in the figure, if the orientation of the disk is changed as shown in the figure, then find the average torque for time t, then find the average torque for time t। ये देखो बेटा ये डिस्क थी, ये पहले इसके अबाउट घूम रही थी ऐसे, ठीक, इन्होंने क्या किया, अब इसके अबाउट घुमा दिया। डायग्राम बनाओ, ये पहले इनिशियली ये ऐसे घूम रही थी और फाइनली ये ऐसे घूम रही है। ये बताइए, ये पूछ रहा है कि ऐसा करने में ये टॉर्क एवरेज अभी कितना लग रहा है, याद है आपको टॉर्क एवरेज का फॉर्मूला, टाउ एवरेज निकालना है, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, एल फाइनल माइनस टी फाइनल माइनस, बोलो स्टार्टिंग हुई टी इनिशियल तो 0 से, कितने टाइम के बाद पूछ रहा है, टी के बाद, तो टी फाइनल कितना हो गया टी, ये कितना हो गया 0। ये आप लिख के दिखाओ मुझे, जल्दी करो फटाफट। देखो एल का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है आई, बाद में भी देखो पहले भी ओमेगा से घूम रही है, बाद में भी ये ओमेगा से ही घूम रही है, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर। देखो अभी आपको सबसे पहले एल फाइनल और एल इनिशियल लिखने आने चाहिए। अभी इस वाले में एक्सिस देखो वाई एक्सिस में है यहाँ, तो सबसे पहले एल इनिशियल लिखते हैं। क्या ये आई ओमेगा हो गया, किधर जे कैप, और इसमें आई कैप, तो यहाँ पे एल फाइनली क्या हो गया आई ओमेगा, कहाँ पे आई कैप। आप इसको सोल्व कर दो, यहाँ पे टाउ एवरेज कितना आएगा, जल्दी बोलो, आई ओमेगा कॉमन आ गया, एल फाइनल कौन है आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय टी, दैट इज योर आंसर। हमेशा याद रखिए जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होता है उधर ही टॉर्क है, लिखो टाउ डेल्टा एल की डायरेक्शन में टॉर्क होगा, डेल्टा एल की डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा इसका, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये तो वेक्टर में लिखा ना हमने, मैग्नीट्यूड आई कैप माइनस जे कैप का,
√2 कितना आ गया? अरे आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड बेटे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया ये, है ना? तो ये √2 आई ओमेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेना, √2 आई ओमेगा बाय में टी, दैट इज योर आंसर। ये किसके साथ है? डायरेक्शन के साथ। जब आई कैप जे कैप आ रहे हैं तो डायरेक्शन के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट लिखना, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था ये, हाँ जी, क्या समझाया था? टाउ का फॉर्मूला dl बाय dt। गुड। अगर टाउ dl बाय dt है तो ये टाउ क्या हो गया? 0। अगर ऐसा हो जाए तो l क्या होगा? कांस्टेंट। आपने क्या कहा था? आई ओमेगा क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या आई ओमेगा कांस्टेंट का क्या मीनिंग निकाला था? हमने निकाला था किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या रह रहा है? तभी हो सकता है जब एक बढ़े तो दूसरे दूसरे को क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ आई इंक्रीजेस देन ओमेगा डिक्रीजेस, इफ आई डिक्रीजेस देन ओमेगा इंक्रीजेस। एक तो मीनिंग ये निकलता है। दूसरा मीनिंग क्या निकलता है? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। हम लोगों को ज्यादातर ये यूज करना है। अभी ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं बेटा। जब भी कोई चीज घूमती है ना, वहां पे टाइम पीरियड का रोल बहुत बड़ा होता है। हमसे पूछेगा ना 1 सेकंड में बताइए कितने चक्कर लगाए, वो पूछ लेगा आपसे बताइए एक चक्कर कितने टाइम में लगाया। तो वहां पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दो चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है? आपकी आदत होनी चाहिए ओमेगा को 2 पाई/t भरने की। ये साइड में लिखना। मैंने आपको समझाया जब टॉर्क किसी बॉडी पे क्या लगता है? 0। तो मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड। और उस कंजर्व्ड का क्या क्या मीनिंग निकल रहा है? एक तो ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। बात समझ में आई? और इस ओमेगा को क्या भरना पड़ सकता है? 2 पाई/t। जल्दी करो, क्वेश्चन लिखिए। हाँ, 2 पाई न्यू, जब जरूरत होगी तो वो भी भरेंगे। 2 पाई न्यू भरते हैं बेटे। क्वेश्चन लिखना है इसका पहला। ए गर्ल विथ स्ट्रेच्ड आर्म, a girl with stretched arm is rotating with omega 10 radian per second. 10 radian per second. A girl with stretched arms is rotating with omega 10 radian per second and moment of inertia is 40 kg meter square per second. Sorry, moment of inertia is 40 kg meter square. 40 kg meter square. बेटा आई की वैल्यू दी है, पहले क्या दिया है? ओमेगा दे दिया 10 रेडियन पर सेकेंड। आगे लिखना क्वेश्चन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, यानी कि आई की वैल्यू दे दी 40 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एंड नाउ शी फोल्डेड हर हैंड्स, फोल्डेड हर हैंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम 20 kg मीटर स्क्वायर। उसने अपने हाथ बंद कर लिया, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 20। फाइंड नहीं ओमेगा, हाँ, फाइंड न्यू ओमेगा। आफ्टर फोल्डिंग हैंड्स आई डैश बन गया बेटे 20 kg मीटर स्क्वायर। नया ओमेगा डैश निकालना है। ये क्या लगाओगे? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। सही है, सिंपल है ना? तो I1 कितना है? 40, ओमेगा कितना था? 10, I2 20 इंटू ओमेगा डैश। तो यहां से कट गया, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई 20 रेडियन पर सेकेंड। सही है। एक काम करो,
यहाँ इसी क्वेश्चन के नीचे नोट डालो, इसी क्वेश्चन के नीचे नोट डालो, इस क्वेश्चन से क्या सीखे हम। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल के दो और फाइनल निकाल के दो जल्दी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कौन से फॉर्मूले से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक फाइनल निकालो, हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर, ये आई डैश है। सही है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ कितनी आ रही है। 2000 और 4000, 2000 और 4000, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 2000 जूल लिखो बेटे, 2000 जूल, राइट। और दूसरी कितनी आ रही है, यहाँ पे ये 2000 आ रही है और ये 4000 जूल आ रही है। आप क्या देख रहे हो, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? नहीं। आप अभी तक जो पढ़ के आए हो उसमें क्या पढ़ते थे, जहां मोमेंटम कंजर्व होता था मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एनर्जी कंजर्व कर देते थे, पर जरूरी नहीं है हो। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। क्या ये इंक्रीज हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है। अब सोचो ये किसकी वजह से इंक्रीज हुई होगी, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इट कैन बी इंक्रीज्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, it can be increased due to internal forces. Kinetic energy is not conserved, can be increased due to internal forces. सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी टाइप है, इसके ऊपर टाइप लिख लेना आप। देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता तो डेफिनेटली आपको इनमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे आई, अब ये आई तो यहाँ गिवन है, लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड फिगर हो जिसका आई आपको लिखना हो तो उसके लिए आपको आना चाहिए। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, अर्थ। अर्थ इज सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, 2/5 mr² होता है, राइट। लिखिए क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ, आधी कर दी, HALVED, हाफ। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, if the radius of earth is halved by keeping its mass constant, by keeping its mass constant, by keeping its mass constant, then find new time period of earth। अभी कितना है, 24 घंटे। अभी जो टाइम पीरियड है अर्थ का वो कितना है, 24 आवर्स, 24 घंटे का दिन है ना अभी। इसने बोला कि अगर मैं अर्थ की रेडियस आधी कर दूं लेकिन मैंने अर्थ का मास चेंज नहीं किया, मास को कांस्टेंट रखा, तो बताइए कि टाइम पीरियड अर्थ का कितना होगा। कैन यू ट्राई। देखो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू, कैन आई पुट ओमेगा एज 2π/t नाउ, और पहले टी कितना था 24, नया टी निकालना है, निकालो। टेक योर टाइम, 24 आवर्स है, आवर्स में ही निकाल देना और सेकंड में कन्वर्ट मत करना। बेटा सॉलिड स्फीयर में अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर। बोलो इसका आई कितना होता है, 2/5 mr²। क्या इसकी रेडियस आधी कर दी मैंने, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ, तो नया आई डैश, तो 2/5m, क्या ये r/2 का स्क्वायर हो गया? अरे आवाज नहीं, r/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2/5mr²/4। दैट मीन्स क्या ये पहले वाले i से i/4 नहीं हो गया, कितना हो गया ये, i/4। आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है ताकि कंपैरिजन हो सके। देखो इधर नया i कितना आया, i/4। आयुष क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या कर रहा है? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। बोला I1 कितना है, I डन। आपको ओमेगा 1 कितना दिया है, 2π/24 लिख दूं, 2π/t इक्वल्स टू I2, बोलो I/4 हो गया।
देखो मैंने आई की कोई वैल्यू नहीं भरी यहाँ पे, 2/5 mr²। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2/5 mr² भरने लग जाते हैं। नहीं, गलत नहीं होगा बेटे, वो एक कॉम्प्लेक्सिटीज दिखती है काटने पीटने की। कटना तो है ही, वो यहाँ भी मैंने काटा है। मैंने इसको नए आई को आई की फॉर्म में लिखा, I/4, और जब पुट किया तो हमने देखा ये कट रहे हैं। ये कितना है, 2π में टी, नया जो टी है T2 ले लो, यहां से निकालना है। तो यहां से 2π कैंसिल, 4 से 6 कैंसिल, और T2 की वैल्यू 6 घंटे आ गई। सही है, मौज हो गई, सोने सोने में जाएगा दिन, 6 घंटे। सही है ना, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। if the radius of earth is halved if the radius of earth is halved by keeping its density constant, by keeping its density constant if the radius of earth is halved by keeping its density constant, एक बार लिखवा लूं, तू मेरे को आंसर ही बता दे। if the radius of earth is halved by keeping its density constant, then find the new time period, then find the new time period। बेटा ध्यान रखिए, जब जब आपको मास ना देके डेंसिटी की टर्म में कुछ भी दे, तो आप एक ही ऐसी चीज है जिसको डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हो, वो है मास, m, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे तो डेंसिटी तो कांस्टेंट दे दी इसने, जो वॉल्यूम है सॉलिड स्फीयर की 4/3πr³ होती है। अभी पहले कितनी थी, 4/3πr³। अब रेडियस क्या हो गई, आधी, तो 4/3πr 8 होगी, r³/8, तो वॉल्यूम बाय 8 हो गई। उससे सॉल्व करो, जल्दी करो। पहले आई देखो कितना चेंज हुआ है, पहले आई डैश निकालना है कितना चेंज हुआ। बेटा आई का फॉर्मूला कितना होता है, 2/5 mr², 2/5 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³ इंटू r², ये तो आई है, दैट इज ओके। और आई डैश कितना आएगा, 2/5 इंटू रो, कितना आया है, 4/3πr³/8 हो गया, और साथ में ये r²/4 हो जाएगा, क्योंकि r/2 है। आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ यहां पुट कर देते हो, इसमें पुट करना भूल जाते हो। ये गलतियां हैं जो रैंडम गलतियां होती हैं। आपने यहाँ पे r² पुट किया, यहाँ भी r² पुट कर देते हो, पर यार रेडियस तो आधी यहाँ भी हुई है, तो r/2 बोलो कितना आया। आपको लग रहा है आई डैश एस I/32, 8 4 जा 32, बाकी सब तो सेम ही है, ऊपर वाला सेम है ना, ये सारा सेम है, तो इसका मतलब I/32। अब लगा दो, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। बोलो आई है ω1 कितना था, 2π/24, 24 घंटे थे पहले। I2 कितना आ गया, I/32 आ गया, और इंटू 2π/T2, ये तो वैसे ही कट गया, सॉल्व कर दो। T2 कितना आ रहा है, 24/32, 3/4, 3/4 आवर्स। इसमें और ज्यादा मजे हैं, है ना, जिंदगी ऐसे अगर इतने 3/4 आवर्स का डे हो जाए तो है। तुम्हारे लिए कौन सा ठीक है, ये वाला, मरोगे भी जल्दी बेटे दिन छोटा हुआ तो। नेक्स्ट, अच्छा एक जनरल रिजल्ट लिखे, एक जनरल रिजल्ट लिखो एक बार। जो ऊपर वाला सवाल था उसमें रेडियस कितने टाइम्स हो गई, r डैश r/2 हो गई थी ना, तो ऊपर रिजल्ट कितना आया, इफ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। आप ध्यान से देखो, वहां क्या रिजल्ट आए थे। अगर मेरी रेडियस पहले वाली रेडियस से बाय n हो जाए, वहां क्या था, 2, r/2 दिया था, तो n की वैल्यू कितनी थी, तो तुम मुझे आई डैश निकाल सकते हो, कितना आएगा, आई डैश mr², m r डैश का स्क्वायर। बोलो m ऐसे का ऐसे,
ये कितना आ गया आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये क्या था पहले आई था सेम, तो आई डैश कितना आ गया आई बाय एन स्क्वायर। याद करो मैंने वहां पे कितना लिखा था, आई आई बाय 4 लिखा था ना आई बाय 4। तो मैंने देखा था रेडियस कितनी हो गई थी, आर बाय 2 हो गई थी। तो इस 2 को देखते ही सीधा लिख दो आई की आई बाय में 4। अगर ये यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 16 हो जाता। पहले क्वेश्चन किए हमने, समझा, और उसके बाद रिजल्ट निकाला कि अगर मास कांस्टेंट हो तो ऐसा कर दो। उसके बाद क्या लिया, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट। फिर सोच के बताना एक बार रिजल्ट, अगर आर डैश आर बाय एन हो तो आई डैश कितना आया जल्दी, 32। देखना रिजल्ट क्या निकलेगा आई बाय 32 का। इसने नोट किया इसमें आर की पावर 5 हो रही है, इस फॉर्मूले में आर की पावर 5 है इधर है। अगर मैं रेडियस आधी कर दूंगा तो आधे का भी पावर 5 होगा कि नहीं होगा। तो सीधा सीधा मतलब हो गया एन की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो यहां से हमने डायरेक्ट रिजल्ट निकाला कि आई डैश कितना हो जाता है आई बाय एन की पावर 5। दैट इज द रिजल्ट। आप इसको डायरेक्ट यूज करो। आपको बोले कि रेडियस 1/4 हो गई है, तो आप ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा यहाँ पुट करो और अपना I1 ओमेगा 1 और इस स्टेप के बाद I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर लगा दो। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट करो। देखो, ए डिस्क हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ए डिस्क हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and radius small r, and radius small r. A disk has moment of inertia I and radius small r if it rotates with omega. If it rotates with omega, then find new average velocity. Then find new average velocity when a particle of mass m. Then find new average velocity when a particle of mass m is placed at the circumference of the disk. इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क पे अंडरलाइन करना बेटा, आपके सामने बहुत बार आएगा ये क्वेश्चंस में। एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क। सही है, कर सकते हो, ट्राई करो। I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लगाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। आपने पहले इसको ओमेगा से घुमाया, ये इनिशियल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है आई। इसने कहा कि इसी डिस्क के ऊपर है ना, यहाँ एक डिब्बा रख दिया है मास का, उसका मास बढ़ गया ना, तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़े, आई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मुझे दूसरा पता ही नहीं कितना ओमेगा है ये। तो अभी इस मास का पहले यहाँ देखो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था आई, ये तो था ही, प्लस ये कितनी दूर है यहाँ से आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, टोटल इसका एम आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लगाऊं, तो पहले आई था ओमेगा 1 ओमेगा था, I2 अब की बार I प्लस एम आर स्क्वायर हो गया और ओमेगा 2। तो यहां से ओमेगा 2 कितना आया आई ओमेगा बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। समझ गए आप क्या देख रहे हो, इस चैप्टर में जितने भी ये आंसर्स आ रहे हैं, ये वैसे वैसे आंसर आ रहे हैं जिसको ऑप्शन में देख के आपको ऐसा लगता है ये तो मेरे तो कभी आ ही नहीं सकते, अभी और भी आएंगे। सही है, तो इस फॉर्मेट में आंसर्स दिखेंगे आपको। वहां भी जाके बकवास करने पहले रेस्ट पे है, राइट। आपने क्या किया, आपने एक पत्थर फेंक दिया झूले पे बैठ के, क्या आपको ऐसा लग रहा है, बेटे आवाज नहीं प्लीज, लास्ट। आपने झूले पे बैठ के एक पत्थर फेंका,
तो आपको ऐसा लग रहा है आपके आपको पीछे फोर्स लगेगी और आपका झूला घूमेगा? मैं कह रहा हूं अगर आप एक रेस्ट पे कोई झूला है उस पे आप बैठे हैं, अगर आप ऐसे खींच के फोर्स लगाएंगे और कुछ फेंकेंगे तो फोर्स आप पे भी तो पीछे लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, तो उसकी वजह से झूला घूमेगा। तो नया ओमेगा बताना है कि ओमेगा कितना होगा, ऐसे सवाल। देखो आपके सामने अभी अगले 3-4 सवाल कैसे आएंगे। आप झूले पे बैठे हो, आपको किसी ने बॉल मारी फेंक के, ठीक है, तब आपकी ओमेगा बतानी है। फिर आपने बदला लिया, फिर आपने मारी। तो कुछ इस तरीके से मास चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मास चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा? आई। तो ऐसा करने से आई चेंज होता है। तो ये कैटेगरी है सवालों की जिसके अंदर बार बार आपको ये ना इसके अबाउट घूम रहा है बेटे। इनिशियली रेस्ट पे लिख लो, इसका रेडियस है 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर है, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 10 kg/मीटर स्क्वायर, झूले का 10 kg/मीटर स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे ये कट्टू है, ठीक है, इसका मास दे रखा है 40 किलो का है, ये 40 किलो का। या फिर इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, ये ना 10 मीटर पर सेकंड से जंप कर गया, 10 मीटर पर सेकंड से जंप कर गया ये। फाइंड ओमेगा आफ्टर जंप, फाइंड ओमेगा आफ्टर जंप। झूला घूमेगा कि नहीं घूमेगा कूदने के बाद? इमेजिन हो गया? तो वही बताना है, ठीक है। अच्छा एक लेसन, एक मेरी बात सुनिए, एक लास्ट, Li=LF, यही लगाना है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन यही होता है, इनिशियल वाला और फाइनल वाला। याद रखना जब भी ऐसे ऐसे वेलोसिटीज आ जाए ना, तो एल को लिखने के दो ही तरीके हैं, या तो आप आई ओमेगा लिखोगे और या फिर MVR लिखोगे, बस। जरूरी नहीं है कि हमेशा I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 पहले लिख दिया, फाइनल वाले का क्या पता ये ऐसे लिखना पड़े। समझ गए? हो गया खत्म। कभी भी किसी भी सवाल में आपको दोनों एंगल समझ में आ गए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी इस V की वजह से कैसे लिखा जाएगा? MVR से। तो LI = LF करना है, आंसर निकालना है। जा सकते हो भाई।